हेलो, हाय, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। मैं गुंजन कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गुमला में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 2 दिनों के अंदर 100 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। इसके लिए मैं हमारा इंस्टीट्यूट तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाह रहा है। दूसरी बात मैं आपसे एक जिक्र करना चाह रहा था कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये एक्चुअली कंप्यूटर को सही ढंग से समझने का एक तरीका है। बहुत लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं। कुछ लोग तो तुक्का मारते हैं कि चलो भाई ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, लेकिन हम लोग एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। हर सेशन में आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो दिया जाएगा और आप लोगों को गेस करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहने का मेन मतलब ये है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, और ये जो ऑप्शंस आपका दिख रहा है, ये क्वेश्चन और आंसर हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। चाहे वो पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, या वो किसी पर्पस के लिए हो। तो ये जो सेशन हम लोग आज चला रहे हैं, वो सेशन बेसिकली इसी पर आधारित है कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोगों का आज का सेशन। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने केवल वीडियो डाल दिया। आज मैं आपके सामने ऑडियो और वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, वो सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका तरीका क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सब चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप कॉपी पेन ले करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में आप किसी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना चाहें तो आपको बार बार हमारे चैनल को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक नोट्स बनता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। गुना करने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए कैरेट साइन, बी गुना में जो मतलब हम लोग मैथ में जो गुना का इस्तेमाल करते हैं वो सी स्टार, और डी बैकस्लैश। फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सही जवाब सोच रखा होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी। ये जो है कैरेट, इसका बेसिकली इस्तेमाल हम लोग पावर के लिए करते हैं। कंप्यूटर में ये एक्स माना जाता है, ना कि इनटू का सिंबल माना जाता है। और ये जो है बैकस्लैश, ये लिटरली आपका पाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ये रहा मेरा 31। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए फटाफट आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी पेन ले करके बैठिए आप लोग। अगर वीडियो फास्ट हो जाए तो आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन लंबा होने के चक्कर में अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करें, आपके लिए बेटर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू इफ डैश प्रीसीडेड इट। कोई भी नंबर, देखिए ये क्वेश्चन आपका है एक्सेल का, कह रहा है कि कोई भी नंबर
ठीक है ना, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग लेबल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पे कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा। आई गेस आपने सोच लिया होगा, सही आंसर है बी, एपोस्ट्रोफिक का सिंबल। इसे हम लोग बोलते हैं हैश, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टिडिल। ठीक है ना, जो C++ के स्टूडेंट होंगे वो इस सिंबल को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इस सिंबल को भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट 33 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आप बीच में पॉज करके उसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों का, इस सेशन का लाभ उठा सकें। हमारा 33 जो क्वेश्चन है उसमें आपका लिखा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। ए जो है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, वहाँ पर हम लोग डेकोरेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। सी ड्रॉप कैप, आप मैगजीन वगैरह में देखते होंगे जो भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है वो 2 लाइन 3 लाइन या अपने मनचाहा अनुसार आप बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा ए नहीं हो पाएगा, सी नहीं हो पाएगा, बी में है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में छोटे छोटे क्लिप्स रहते हैं, जैसे कंप्यूटर का सिंबल रहते हैं, आपका कार्टून वगैरह सिंबल रहते हैं, जो कि अभी नया भी जितने भी वर्ड और एक्सेल के नए नए वर्जन आ रहे हैं जैसे 2013, 2016, 19, इन सब में ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन पहले के जितने भी वर्ड आते थे उसमें हम लोगों का ये ऑप्शन मिलता था, और ये क्वेश्चन भी उसी समय का लिया गया है जो कि ग्राफिक सॉल्यूशन के रिलेटेड होता था। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इस क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा बी। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आ जाते हैं नए क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सही आंसर पे आ जाएंगे। वाह, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। ये है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉयस्टिक। बहुत सारे गेम वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रेन वगैरह जो होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक ऑपरेटर हाथों में पकड़ करके वो इस तरह से करता है, वो जॉयस्टिक होता है। मतलब इसका काम है लिटरली डाटा को डालने के लिए, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपका कमांड दे रहा है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, यानी ये देने का काम कर रहा है। और हम लोग सबको ही जानते हैं कि जिस डिवाइस से हम लोग कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन या डाटा वगैरह डालते हैं तो उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी कि हमारा जो जॉयस्टिक है वो है ए इनपुट डिवाइस। हम लोग फटाफट ये बाकी को भी समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। आउटपुट डिवाइस जैसा कि अभी आप पढ़े इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर के अंदर में डाटा डालने का काम करते हैं। उसी तरह से आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो कंप्यूटर से जब हम कुछ करेक्ट करते हैं, जैसे कि मॉनिटर से हम लोग कोई भी रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर से क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ का प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। तो जब हम लोगों को मिलता है तो वो हमारा कहलाता है आउटपुट डिवाइस। थर्ड जो हमारा है प्राइमरी मेमोरी। देखिए 2 तरह के मेमोरी होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वैसे हैं जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी मेमोरी।
जैसे रैम हो गए, रोम हो गए, आप लोगों ने ये सब नाम सुना भी होगा। सेकंड में हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम है हम लोगों के डाटा को स्टोर करके रखना। तो ये चारों ऑप्शंस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा अपना नंबर है। आप जब चाहें तब जो भी डाउट हो आप उसको कॉल कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 34। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर रहे होंगे और उसके अलावा आप सही आंसर भी गेस कर रहे होंगे। चलिए हम लोग 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन हेल्प appears when the user positions the cursor over a icon। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जैसे देखिए अभी आपका ये जो माउस पॉइंटर है, देखिए माउस पॉइंटर आप जहाँ भी ले जाते हैं वो जगह हाईलाइट होता है, लेकिन अगर इसी की जगह लैपटॉप के किसी ऑप्शन पे आप माउस को ले जाते हैं तो वहाँ पे उसके बारे में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। दैट मीन्स हमारा टिप्स। यहाँ भी वही कहा जा रहा है क्या कि जब आप कर्सर को किसी आइकन के ऊपर ले जाते हैं तो छोटा सा आपको हेल्प वहाँ पे मिलता है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो। तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मोड हो उसे हम लोग टूल टिप्स बोलेंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन है ये जो सी, ये हमारा हो गया टूल टिप्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हुआ। आप सही आंसर दिए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधार होनी चाहिए तो मैं वेलकम करता हूँ, आप कुछ कमेंट डालें। साथ ही साथ मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी छोटी सी इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी तो। चलिए फटाफट हम लोग आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और लगता है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हर कोई ने इस क्वेश्चन का आंसर को सोच के रखा है और मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ME एक ज़माना में ये काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में भी देखने को मिलता था, लोगों की जुबान पे बात होती थी। क्वेश्चन है हमारा विंडोज़ ME, माफ़ कीजिएगा ये कैपिटल में होना चाहिए था। आप अगर आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको कैपिटल में लिख दीजिए, उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ ME इज़ ऑल्सो नोन एज, विंडोज़ ME को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है आपने सोच रखा है, आपने सही सोचा है। क्यों? क्योंकि वो जवाब परफेक्ट है और वो जवाब क्या है, मिलेनियम एडिशन। यानी इसका सही आंसर होगा डी, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन। एक बात जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मेरे पीछे वीडियो में एक कॉल आया था कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर थोड़ा सा डाउट वाला बताया है। तो हाँ, मैं देखा उस वीडियो को, उस वीडियो में थोड़ा सा डाउट था, मैं उसको क्लियर कर देना चाहूँगा। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देख रखा है तो आप उस वीडियो को फिर से देखिए और उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। वहाँ पे मैंने एक चीज़ मैं एक चीज़ नहीं लिख पाया था, वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 30। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है जो भी क्वेश्चन, वहाँ पे लास्ट में आपका ब्रैकेट में एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल ब्रैकेट में EXTERNAL, एक्सटर्नल वर्ड में लिखना भुला गया था। वो था हमारा VDU इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस, सॉरी VDU इज़ वहाँ लिखा हुआ था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट में कर देना है एक्सटर्नल, यानी कि हमने एक्सटर्नल वीडियो को बात किया है
जो वीडियो हमारे पास अटैच है वो तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आउटपुट डिवाइस है। इसी में आपने बोला मेरे को कि सर वो तो आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, आपने पेरिफेरल पे क्यों मार्क किया है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने वहाँ पे ये शब्द लिखना भूल गया था, आप उन्हें लिख दीजिए। अगर वहाँ पे केवल वीडियो रहता तो चलो वो सही बात है, वो आउटपुट डिवाइस होना चाहिए था, बट वहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड अगर हम लगा देते हैं तो वो आपका पेरिफेरल में आता है। तो आपने अगर पिछला नोट्स लिख रखा होगा तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए और एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। आप चाहे तो वहाँ पे 30A 30B कर सकते हैं। 30A में जो क्वेश्चन है वो रहने दीजिए और 30B में क्या कीजिए, आप एक्सटर्नल लगा करके और वहाँ पे ऑप्शन को आंसर को आप पेरिफेरल में डाल दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे कॉल करके इस चीज़ के बारे में आगाह किया। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस तरह का कमेंट्स देते रहेंगे। जहाँ मैं गलती करूँगा, देखिए मैं भी हर वक्त सही नहीं हो सकता हूँ, मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूँ। तो अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट कहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे, तो आप काइंडली मेरे को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेशन जो है 36 क्वेश्चन तक आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है। वाओ, पता है आप लोगों को इसका आंसर भी मालूम चल ही गया होगा, लेकिन चलिए जिसको नहीं मालूम है उसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज टू वेदर फोरकास्टिंग, है ना। क्वेश्चन हमारा है क्या कि नीचे जो कंप्यूटर का श्रेणी दिया गया है, ठीक है ना, उसमें से किस कंप्यूटर से हम लोग वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है ना, हम लोग किस मशीन से मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं। तो पहले तो आपको ये समझा दें कि ये जो कंप्यूटर है वो क्या है, इसके सीक्वेंस को मैं आपको बता दूं। तो जनरली देखिए कंप्यूटर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो कैटेगरी दिया गया है वो साइज के अनुसार दिया गया है। तो कंप्यूटर को अगर साइज से आंका जाए तो कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट में आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड में आता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड में आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे लास्ट और सबसे बड़ा मशीन आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर में गिनती आता है सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि इससे बेहतर और कोई कंप्यूटर नहीं होता है। हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें आप बोल सकते हैं आप अपने घर में लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल हो गए माइक्रो कंप्यूटर का। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, बहुत सारे एजेंसीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है ना, मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि सुपर कंप्यूटर। और उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही सोच के रखा होगा। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है 38। देखते हैं क्या है। वाओ, 38 नेटवर्किंग दिया हुआ है। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। नेटवर्क मतलब होता है एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करना, या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना। आंसर आपके सामने। यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं ये चारों नेटवर्क के ही कैटेगरी में आते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन कॉपी पर लिख लें, फुल फॉर्म भी आपका कहीं कहीं आता है। पॉज कीजिए, जो भी डाउट है अगर वो पार हो चुका है तो पहले आइए,
और उसके बाद उसको फिर से सुन करके उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लैन हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट हो गया इंटरनेशनल नेटवर्किंग, और ये मैन जो है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। इसमें से ये जो हमारा इंटरनेट है वो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, और यही हमारा क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है यही हमारा क्वेश्चन है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। अर्थात एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड के पीपल को एक दूसरे से जोड़ता है, और वो है हम लोगों का चहेता हमारा इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। चलो देखते हैं, आई गेस वो भी बेहतरीन क्वेश्चन आना चाहिए। एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखते हैं क्या है इसमें। इफ यू प्रेस डैश, यानी कि एक बटन के बारे में बात की जा रही है कि अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं, द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, आपका वो कंटेंट्स के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ए है टैब बटन, बी है इंटर बटन, सी है इंसर्ट बटन, और डी है नन ऑफ दिस। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है। अगर आप उस ऑप्शन नंबर ए टैब बटन बोलेंगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटर बटन। अगर एक रेशियो की बात की जाए तो इंटर बटन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटर को ज़्यादा महत्व देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे लिए देना सही होगा। अगर आप ए कह रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में अगर आप टाइप करते हैं, ठीक है ना, एक्सेल में अगर आप टाइप करते हैं और आप टैब बटन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यूज हो जा रहा है, लेकिन वर्ड में या किसी और में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है ना। यानी कि आपको उसको देना है, अर्थात वो आपसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ज़्यादा चांस इंटर पे जा रहा है। इसलिए मेरे विचार से बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए इंटर टैब। ध्यान देंगे, मैंने टैब को गलत नहीं बोला है, टैब भी सही आंसर है, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए यहाँ पे इंटर को। चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर थोड़ी सी डाउट्स हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हर दिन इसी तरह से आपका 30-30 क्वेश्चन चलेगा। हर सेशन में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से इसका लाभ उठाएं। वाओ, हर एग्ज़ाम में आने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा इकाई क्या है? गेस हो गया? चलिए अब हम लोग आते हैं इसके फुल फॉर्म पे। सी, बिट, BIT, बिट यानी कि बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कहा जाता है 0 और 1 को। आपको जानकारी देना चाहूँगा, या बहुत लोगों को मालूम भी होगा, कि कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 में लिखे गए प्रोग्राम्स को समझता है। अर्थात हम लोग जो कुछ भी कंप्यूटर में डालते हैं वो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर लेता है, जिसके लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं। वह उसको ट्रांसलेट कर देता है 0 और 1 के फॉर्म में अपने, और कंप्यूटर उसी को समझता है। तो अब ये जो 4 ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शंस को पहले तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद देखिएगा आपने जो ये ऑप्शन सोच रखा है वो सही होगा। सबसे पहले बाइट। बाइट यानी कि कैपिटल P। 8 बार यदि आप 0 और 1 का कॉम्बिनेशन में लिखते हैं वो कहलाता है बाइट, ठीक है ना। उसी तरह से पिक्सेल, नंबर ऑफ डॉट्स,
नंबर ऑफ डॉट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे जनरली इस्तेमाल होते हैं कैमरा वगैरह में, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, वो जो डॉट्स होते हैं दैट मीन्स रिजोल्यूशन को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है क्या कि ये सभी में हम लोग देख रहे हैं कि 0 और 1 आ रहा है, तो लिटरली हमारा क्या होना चाहिए, सी, यानी कि बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, आप यहाँ पे ब्रैकेट दे करके भी लिख सकते हैं, बाइनरी डिजिट, ताकि आप भविष्य में जब भी आप एक बार और पढ़ाई करें, 2 बार जब भी पढ़ाई करें, तो आप इस चीज़ को देख करके समझ जाए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41, चलिए आ गया हार्ड डिस्क के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग अपने डाटा, अपने फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर्स, इन सभी को इंस्टॉल करके रख सकते हैं। और इसमें एक खास बात होती है क्या कि आप एक सही वातावरण में आप उसको रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, तो आप उसको 10 साल 20 साल आराम से उसके डाटा को सिक्योर करके रख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि अपने अनुसार स्थिति को देखते हुए हार्ड डिस्क का निर्माण करती है। किसी का भी हार्ड डिस्क कमज़ोर नहीं होता है, हर कोई बेटर हार्ड डिस्क निर्माण करती है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर है वो है हमारा सीगेट। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा अलग लिंक हट से मैं आपके बात करना चाह रहा हूँ। IBM, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी देखने को मिलता है, वो है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये आपने फुल फॉर्म लिख लिया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 41 जो हमारा क्वेश्चन है वो है हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है, तो वो है हमारा सीगेट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, यानी कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई होगी क्वेश्चन को देख करके। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और लगभग हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐड, जोड़ना, सब्ट्रैक्ट, घटाना, डिवाइड, भागा करना, मल्टीप्लाई, गुना करना, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, आर परफॉर्म्ड बाय। ये जितने भी ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं, इन सभी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए सीधा सीधे हम लोग मुद्दा पे आते हैं, और एक जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन का फुल फॉर्म को हम लोग जिक्र करते हैं। ये है हमारा ALU, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आप उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से ही जाहिर है, अरिथमेटिक, लॉजिक, ये दो शब्द वहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इसके द्वारा जितना भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल है वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा हमारा C, ALU। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग का काम करता है। रजिस्टर पावर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का पहला विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर कौन है? वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, वो होता है हमारा ENIAC। ये हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसका एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन ये जितने भी बने हैं उनमें से ये हमारे फर्स्ट नंबर पे आते हैं ENIAC।
जिसको वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज क्लासिफाइड एज, चलिए फटाफट फटाफट इसका आंसर दीजिए। कीबोर्ड को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? ए है हमारा स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए। बी है हमारा इनपुट डिवाइस, यानी डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए। सी है हमारा आउटपुट डिवाइस, रिजल्ट को कलेक्ट करने के लिए। या फिर डी, नन ऑफ दीज। राइट, आपने सही आंसर दिया है। कीबोर्ड जो है वो डाटा को कंप्यूटर में बटन के माध्यम से डालने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको रखते हैं इनपुट डिवाइस की श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप लोग पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। लिखा हुआ है, व्हाट की इज प्रेस्ड टू एक्टिवेट selection on the menu bar when a user is using the keyboard rather than the mouse। इस क्वेश्चन का मीनिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह खोलते हैं, पेज मेकर वगैरह जो कुछ भी, तो आप ऊपर में देखते होंगे मेनू बार आता है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू, पता चल गया? ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार, जो कि जनरली इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आता होगा जब हम लोग वर्ड, एक्सेल वगैरह कुछ भी खोलते हैं तब। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि उस मेनू बार को अगर माउस की जगह कीबोर्ड से खोला जाए, ठीक है ना, जैसे कि फाइल, अगर आपको फाइल में माउस से नहीं जाना है बल्कि आपको कीबोर्ड से ही खोलना है, ओके, आपको पता चल गया है। अगर आपको कीबोर्ड से खोलना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे अल्ट के साथ F बटन दबाते हैं। यानी आपने कीबोर्ड का F बटन तो यूज किया, लेकिन उसके साथ आपने किसका इस्तेमाल किया? अल्ट का। यह है आपका सही ऑप्शन। अर्थात जब हम लोग अल्ट बटन के साथ एक शॉर्टकट की जिसका डिफाइन किया हुआ रहता है, वो शॉर्टकट की अगर हम लोग वहाँ पे डालते हैं, जैसे अल्ट F, अल्ट O, तो आपका वो शॉर्टकट की जिसके लिए बना हुआ रहेगा, जैसे टेबल मेनू हो गया या कुछ भी चीज़, वो सारा हमारा इससे खुलता है। तो इसका 45 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने हार्ड डिस्क की बात किया और देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन हार्ड डिस्क का आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, एक्चुअली ये हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी भी मैग्नेटिक डिस्क का, केवल हार्ड डिस्क नहीं बात हो रही है, हर चीज़ की, जो भी मैग्नेटिक डिस्क होगा, ये उसकी बात हो रही है कि कोई भी मैग्नेटिक डिस्क का कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, आप सही ऑप्शन खुद ब खुद दे देंगे। जब भी हम लोगों का कोई डिस्क इस्तेमाल होता है तो डिस्क में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। सीडी या डीवीडी आप लोग यूज़ करते होंगे ब्लैंक, तो उसमें यही बात होती है कि पहले वहाँ ट्रैक्स बनते हैं और उस ट्रैक्स में फिर छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए जाते हैं। यानी कि इस तरह से आपका गोल 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 ट्रैक बना और इसके बाद इसमें छोटे 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 सेक्टर्स बनते हैं। अर्थात जितने अच्छे ढंग से ट्रैक्स बनेंगे उतने अच्छे ढंग से सेक्टर्स बनेंगे, जितने अच्छे ढंग से सेक्टर्स बनेंगे हमारा डाटा स्पॉट वे में वहाँ पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रैक और सेक्टर का कॉम्बिनेशन में कोई ऑप्शन है या नहीं है। ए है हमारा ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, ये तो नहीं होना चाहिए। बिट्स
पर इंच सरफेस, ये भी नहीं होना चाहिए। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ये तो और ही अलग है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन नहीं ट्रैक के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, नहीं सेक्टर के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो है नन ऑफ दीज। और लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ट्रैक पर सेक्टर्स पर ट्रैक। अगर यहाँ पे रहता सेक्टर्स पर ट्रैक तो वो ऑप्शन हमारे लिए सही ऑप्शन कहलाता। नेक्स्ट 47 पास्कल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लैंग्वेज पास्कल। पास्कल एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। सी प्लस प्लस बहुत लोग सुने होंगे। सी प्लस प्लस एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। ठीक उसी तरह से पास्कल भी हमारा एक लैंग्वेज होता है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि पास्कल का आविष्कार किसने किया? आई गेस आपका आंसर होगा बी पास्कल, बट रॉन्ग, ये गलत आंसर है। पास्कल एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन उन्होंने पास्कल का आविष्कार नहीं किया है। ठीक है ना। पास्कल ने पैस्कलाइन का आविष्कार किया था, जिसको कि हम लोग एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। जनरली यह हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपका मिल जाएगा। उसी तरह से हॉलरीथ भी जो है उन्होंने भी एक मशीन बनाया था जो कि हिस्ट्री के श्रेणी में हमारा आता है। ये जो हमारा निडालस रिथ है, इन्होंने आविष्कार किया था पास्कल का। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो पास्कल लैंग्वेज है इसके लिए आप लोग आंसर पास्कल नहीं डालेंगे, ये गलत होगा, बल्कि सही आंसर होगा आपका निडालस रिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हर एक ऑप्शन को अगर हम लोग समझ करके आगे बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द अकाउंटिंग स्टाइल शोज निगेटिव नंबर्स इन। देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग प्लस का सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं। बट जहाँ तक कंप्यूटर अकाउंट्स की बात होती है वहाँ पे माइनस सीधे तौर पे लिखा नहीं जाता है। उस माइनस को लिखने के लिए आप लोगों को एक सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जरा देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले बोल्ड, यानी उसको बोल्ड कर देना। पैरेंथेसिस, यानी कि आपको वो ब्रैकेट्स में देने का है। ये जो ब्रैकेट्स की बात हो रही है आपका बड़े ब्रैकेट की बात हो रही है, और ये है नन ऑफ दिस। यानी कि अगर आप परफेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो हमारा है बी। बाय द वे सी गलत आंसर नहीं है, ठीक है ना। सी भी सही आंसर होगा ब्रैकेट्स का, लेकिन वो क्लियर नहीं किया है कि स्मॉल ब्रैकेट है या मीडियम ब्रैकेट है वो, या फिर बिग ब्रैकेट है। इसलिए जब हमारे पास पैरेंथेसिस अवेलेबल है तो हमारा सही आंसर होना चाहिए बी पैरेंथेसिस। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। वाओ, आप लोग रेगुलर इस क्वेश्चन को देख रहे, रेगुलर इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने कभी वहाँ पे नज़र नहीं दोहराया होगा। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप हमेशा उस पर काम कर रहे हैं, हमेशा वहाँ पे जा कर के आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप गौर नहीं किए होंगे कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या आता है। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब जगह फ़ॉन्ट देते हैं, उसके ठीक बगल में आता है फ़ॉन्ट का साइज़। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि वो साइज़ का रेंज क्या होता है? छोटा क्या रहता है और सबसे बड़ा क्या होता है? क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आप आगे ना दिमाग चकरा रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप डेली यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आपने कभी उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है। और सही आंसर है हमारा ए। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलिए और वहाँ पे आप देखिएगा
साइज में जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है 8 और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 72। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से लेकर के 72 तक का ही हम लोग साइज़ रख सकते हैं। आप वहाँ पे कीबोर्ड से अपने से, जैसे आपको साइज़ रखना है 150, तो आप वहाँ पे खुद से 150 लिख करके आप इंटर बटन दबा दीजिए, आपका टेक्स्ट का साइज़ उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद तब जा करके आप वहाँ पे उसका साइज को सेट करेंगे, 150 160 जो भी, वो उतना में सेट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो मैंने रेड से लिखा हुआ है सेंटर टेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल, ऑफिस एक्सेस, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसको आप साइड में लिखेंगे, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मैंने रेड टेक्स्ट से लिखा हुआ है। मेरे ये लिखने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप इसको अच्छी ढंग से समझ सकें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जितना भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया हुआ है, तो जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है इन एमएस वर्ड में, तो विच शॉर्टकट की इज यूज, तो आप उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि एक ऐसा शॉर्टकट की आपको बताना है जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सही जवाब आपको लगभग सबको पता होता है, कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल होता है। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट के लिए, यानी कि अगर टेक्स्ट आपका इस साइड लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इस साइड लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट अलाइनमेंट, और अगर दोनों साइड से बराबर लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। लेकिन अगर आप सेंटर को बीच में लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट को बीच में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सेंटर टेक्स्ट करना होगा, और जिसके लिए आपको शॉर्टकट की दबाना होता है कंट्रोल प्लस ई। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल के लिए, वो है कंट्रोल प्लस ए, यानी कि जब भी आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करेंगे आपका सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स इस्तेमाल होता है कट के लिए। कट, कॉपी, पेस्ट सबको ही जानते होंगे। जब भी आप कोई भी डाटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंट्रोल एक्स से वो डाटा कट होकर के चला जाता है क्लिपबोर्ड में। उसके बाद आप जितना बार पेस्ट करना चाहें आप उतना बार पेस्ट करते हैं। और आप बता सकते हैं पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? सही जवाब है कंट्रोल प्लस वी। आप कंट्रोल प्लस वी से उस कट किए गए डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है क्या कि आप जितना बार पेस्ट करना चाहें उतना बार कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करते जाइए, वो उतना बार आपका पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से अगर आप कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए आपका होता है कंट्रोल प्लस सी कमांड, और पेस्ट करने के लिए आपका होता है कंट्रोल प्लस एक्स कमांड, सॉरी कंट्रोल प्लस वी कमांड। यानी कि कंट्रोल सी से एक बार कॉपी कीजिए और बार बार पेस्ट कीजिए, उसी तरह से कंट्रोल एक्स से कट कीजिए और बार बार पेस्ट करते चले जाइए। अगला है हमारा अल्ट प्लस ए, जो कि हमारा ऑफिस एक्सेस टूल जो होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 51। ओ वाह, हर कोई इसका जवाब जानते हैं। CPU इज द एब्रिविएशन ऑफ, किसका शॉर्टकट या छोटा रूप CPU है, या फिर इसको अलग भाषा में कहा जाए CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने जवाब दिया यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस फुल फॉर्म को एक बच्चे भी बोल रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी बात है, आप भी ध्यान से देख रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर क्वेश्चंस को मैं डिटेल में समझाऊं। आप जहाँ पर ना समझे फिर से पीछे आइए, फिर से प्ले कीजिए, बार बार पीछे आकर के उसको प्ले कीजिए। हर क्वेश्चंस को बारीकी से सुनिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को
बारीकी से शेयर करने के लिए। बस आपको करना कुछ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई पूछना हो या कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस में अपना नाम लिख करके जो भी आपको डाउट्स है वो डाउट्स मेरे को आप भेज सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो है सीपीयू का फुल फॉर्म, और मैंने आपको बता दिया सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, 52। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली वो क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही बात है, आपका रेड से मैंने कुछ लिख रखा है, वो केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ सर्वर यूटिलाइजेस। जो भी हम लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स है, आज तक है, GTV है, ABP न्यूज़ है, बहुत सारे चैनल्स हैं। वे चैनल वाले अपने न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? एक शब्द आपके लिए नया आया है और वो है प्रोटोकॉल। आपने आए दिन सुना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो कहलाता है प्रोटोकॉल। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे प्रोटोकॉल्स हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग FTP की बात करें तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जब भी हम लोग कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं तो हम लोगों को FTP का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग नहीं इस्तेमाल करते बल्कि कंप्यूटर इंटरनली इसको इस्तेमाल करता है, यानी कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। NNTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और हमारा जो थर्ड में आ रहा है वो है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम लोग कोई भी वेब ब्राउज़र में, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, तो वहाँ उसको खोलने के पीछे मेरा मकसद ये होता है कि किसी भी वेबसाइट को खोला जाए। आप गौर करते होंगे जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे खुद ब खुद लिखा जाता है HTTP:/ इस तरह का। मतलब साफ है कि जब हम लोग कोई भी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो उस वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा है क्या कि न्यूज़ के लिए, न्यूज़ रीडर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर B यानी कि NNTP। ये जो प्रोटोकॉल है ये हमारे न्यूज़ एजेंसीज इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को टेलीकास्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 53। 53 क्वेश्चन है क्या कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू अ सेल। सेल के साथ अटैच करके अगर हम लोगों को कुछ टेक्स्ट लिखना है साइड में तो हम लोग उसके लिए किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं? तो आपने वर्ड में भी सुना होगा, एक्सेल में सुना होगा, कमेंट के बारे में। कमेंट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के लिए या फिर किसी भी सेल के लिए एक हिडन टेक्स्ट के रूप में काम करता है, यानी कि जब आप माउस को वहाँ लाते हैं तो वो नज़र आता है, जब आप माउस को हटा देते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाए। बाय द वे आपको बता दें क्या कि उसको आप ऑन ऑफ करना चाहें तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जब आप किसी टेक्स्ट या सेल के बारे में कुछ एडिशनल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ताकि वो बता सके कि उस जगह पे क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ टेक्स्ट आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उस
उसे कहा जाता है, उस टर्म उसको बोला जाता है कमेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो 53 क्वेश्चन है जो पूछ रहा है आपसे कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कमेंट। क्वेश्चन नंबर 54 हर कोई जान रहे हैं इसके बारे में, वेरी गुड। आपने मुझे लगता है कि आप अब तक गेस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, 54 के बारे में। ए वर्टिकल लाइन इन टेक्स्ट एरिया वेयर वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड। ये देखिए, ये कि आपका जो ये आ रहा है इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। इसका क्या काम है? इसका काम है हमारा जो भी हम लोग ग्राफिकल एरिया है उसके द्वारा हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको कहीं पे आप क्लिक करते हैं, जैसे अभी देखिए मैं अब कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्शन हो रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि टेक्स्ट अगर टाइप करना होता है तो एक आई बीम के जैसा हम लोगों को नज़र आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सही जवाब है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्सर। टेक्स्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्सर का। जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कर्सर कहीं और रहेगा और आप ऐसे कहीं और लिखना चाहें तो कहीं और लिखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपका जहाँ टेक्स्ट रहेगा वहीं पे, आपका जहाँ कर्सर रहेगा वहीं आपका टेक्स्ट लिखाएगा। यानी 54 जो क्वेश्चन है उस 54 क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है क्या कि वर्टिकल लाइन है ना, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो है हमारा बी कर्सर। 55 नंबर क्वेश्चन है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज डैश काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एक्सेल को किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, मतलब सॉफ्टवेयर तो चूंकि दो ही होते हैं, ठीक है ना, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसलिए ये नहीं समझेंगे कि ये कुछ अलग टाइप का है, नहीं। एक्सेल, वर्ड, ये सब जो होते हैं वो दूसरे यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका है वर्ड प्रोसेसर, यानी डॉक्यूमेंट बनाने का काम है, तो जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा वो मेरा इसके अंदर जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड जो भी होंगे वो मेरा इसके अंतर्गत जाएगा, और स्प्रेडशीट से रिलेटेड होंगे वो मेरा इसके अंतर्गत जाएगा, और डाटाबेस से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे हमारे पास आते हैं विजुअल बेसिक वगैरह होते हैं, इस समय डाटाबेस से रिलेटेड काम होता है। एक्सेस भी आपने सुना होगा, वो भी हमारा इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये चारों ऑप्शन किसी न किसी को शो जरूर कर रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो किसके अंतर्गत आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। यह स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेल्स के अंतर्गत डाटा डाल करके और जो भी रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट यहाँ से हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। आफ्टर चूजिंग ए प्री डिफाइंड टेम्पलेट विच ऑप्शन हैज़ टू बी चूजन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। ये क्वेश्चन जो है हमारा पावर पॉइंट का है, और हम लोग सबको ही जानते हैं क्या कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, इसलिए अधिकांश लोग उसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे आप कुछ सेमिनार वगैरह करते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ का, या आप अपनी बातों को किसी सामने रखना चाहते हैं, तो आप अगर अपनी बातों को किसी के सामने रख रहे हैं तो उसको आप ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे ज़्यादा पड़ता है। तो पावर पॉइंट में इसी तरह का आप टेबल का इस्तेमाल करके, टेक्स्ट का इस्तेमाल करके, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके, हर चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपना एक पर्सनल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है क्या कि अगर आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज़ कर रखा है तो उसमें अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशन स्कीम, जब हमें कुछ एनिमेशन वगैरह डालना होता है तो इसके अंतर्गत पहले से बने बनाए कुछ एनिमेशन स्कीम्स होते हैं।
कलर इफेक्ट जो होते हैं उसमें हमारा टेक्सचर, ग्रेडियंट, 2 कलर, 3 कलर, मल्टी कलर मिक्सिंग्स, ये सभी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जाते हैं हम लोग डिज़ाइन टेम्पलेट में, तो आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा। आप पावर पॉइंट खोलिए और वहाँ पे देखिएगा, डिज़ाइन में जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे डिज़ाइन टेम्पलेट मिल जाएगा। वो जो डिज़ाइन टेम्पलेट होते हैं उस डिज़ाइन टेम्पलेट में एक ही डिज़ाइन के अंतर्गत और भी कैटेगरीज मिलेंगे, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आपको वहाँ पे। कहने का मतलब यही है कि जब भी आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार मेरी राय रहेगी कि इन सभी ऑप्शंस को वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, ताकि ये सारा ऑप्शन आपका वहाँ से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द लैन कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया कोएक्सियल केबल इज डैश मीटर। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके पास 2, 4, 10, 20, 50 कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि इन सभी कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ देना, ताकि आप एक दूसरे का सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, आप एक दूसरे का हार्डवेयर को शेयर कर सकें, आप यहाँ से वहाँ तक कोई भी डाटा भेजना चाहे उसको भेज सकें, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आप लैन का कनेक्शन कर रहे हैं, मीडिएटर कौन है? कोएक्सियल केबल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोएक्सियल केबल के द्वारा यदि आप लैन कनेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए? तो आपकी जानकारी के बता दिए, वह आंसर होगा बी, 100 मीटर। यानी कि आप 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक का कनेक्शन नहीं ले जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? कि उससे सिग्नल लॉस होने का खतरा रहता है। होने का होता ज़रूर है, लेकिन वैसा करके क्या फ़ायदा जो कि डाटा आपका सही ढंग से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक नोड से दूसरा नोड तक नहीं जा सके। आपको एक जगह से दूसरे जगह डाटा भेजना है, इसके लिए आपने लैन का कनेक्शन किया हुआ है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 58, टू डिलीट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एम्बेडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सही बात है, अब मैं आपको समझाता हूँ। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट हम लोग केवल 2 का बात करते हैं, वर्ड और एक्सेल। होते तो सारे में हैं, लेकिन आपको चूंकि समझाना है इसलिए केवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ड, जो काम आप वर्ड में कर रहे हैं वो काम आप एक्सेल में नहीं कर सकते। मतलब वर्ड का काम है डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल का काम है स्प्रेडशीट के जैसा डाटा तैयार करना। वर्ड से रिलेटेड काम वर्ड में होगा, एक्सेल से रिलेटेड काम एक्सेल में होगा। अब कभी ऐसा होगा कि वर्ड को एक्सेल की आवश्यकता पड़ जाए, एक्सेल को वर्ड की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस स्थिति में हम लोग एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का काम है अपने एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जंप करके और वहाँ के डाटा को अपने एप्लीकेशन में डाल देना। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं OLE। नोट डाउन कर लीजिएगा, OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन से हम लोग जो कुछ भी लाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग OLE के नाम से जानते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ये जो OLE ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है, सेलेक्ट इट, यानी कि सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए एंड प्रेस डिलीट की।
और आप क्या कीजिए, कीबोर्ड का डिलीट बटन को दबा दीजिए, वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है प्रेस द शिफ्ट प्लस डिलीट, ये सब हमारे फाइल फोल्डर्स इन सब में इस्तेमाल होते हैं परमानेंटली डिलीट करने के लिए। जैसे कि आपने डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाया राम नाम का, अगर आप उसको डिलीट करते हैं, ठीक है ना, डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वो चला जाएगा हमारा रिसाइकल बिन में। लेकिन आप शिफ्ट करके डिलीट करते हैं, मतलब शिफ्ट दबाए हुए रखते हैं और डिलीट बटन दबाते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि एप्लीकेशन के अंदर आप हैं, यानी कि वर्ड एक्सेल के अंतर्गत आप आ रहे हैं और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपका है और उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यानी कि बी हमारा उसके लिए सही नहीं है। सी, डबल क्लिक द ऑब्जेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सबको ही मालूम है क्या कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका खुल जाएगा। तो इसलिए हमारा ना बी होगा ना सी होगा, और नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 जो क्वेश्चन है वो 59 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या कि विच वाज द लास्ट वर्जन ऑफ MS-DOS दैट वाज रिलीज्ड सेपरेटली। MS-DOS का सबसे लास्ट रिलीज किया गया वर्जन कौन सा है? तो चूंकि इसमें डिस्क्राइब करने वाली बात ही नहीं है, बस ये क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6.22। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के रूप में बस यही बता सकता हूँ कि MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS। इसको बनाने वाले कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट और ये डॉस का फुल फॉर्म होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूज होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारा विंडोज़, डॉस, ये सब सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये एक छोटा सा MS-DOS के बारे में जानकारी देना मैंने आपको जानकारी दे दिया। लेकिन हाँ, एक बात और है क्या कि MS-DOS जो बना उसके बाद हमारा विंडोज़ आया और MS-DOS को हम लोग बोल सकते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि विंडोज़ क्या है मेरा सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको डाउट हो काइंडली आप मेरे को इंटीमेट कर दें, मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है विच एक्सटेंशन इज गिवन टू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम लोग पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसमें खुद ब खुद कौन सा एक्सटेंशन लग जाता है। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल का नाम के बाद डॉट लग करके एक्सटेंशन लग जाता है। एक्सटेंशन से पता चलता है कि वह फाइल किस प्रकार का फाइल है, यानी कि उस फाइल का टाइप क्या है। जैसे आपने फाइल बनाया वर्ड में राम नाम का, एक्सेल में राम नाम का, पावर पॉइंट में राम नाम का, आपने वर्ड में भी बनाया, एक्सेल में भी बनाया, पावर पॉइंट में भी बनाया, तीनों में आपने नाम दिया राम, तो पता कैसे चलेगा कि वो वर्ड का फाइल है कि एक्सेल का फाइल है कि पावर पॉइंट का फाइल है? क्योंकि आपने क्या किया, तीनों जगह नाम दिया एक ही। तो उसका पता चलता है उसके एक्सटेंशन से कि राम डॉट वर्ड का एक्सटेंशन में वर्ड वाला लग जाएगा, एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सेल वाले में एक्सेल का एक्सटेंशन लग जाएगा, पावर पॉइंट वाले में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन लग जाएगा। तो यहाँ पर पावर पॉइंट के लिए जो एक्सटेंशन इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं .ppt। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि बहुत लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स होगा।
सर ये तो पीपीटी एक्स होता है, आपने पीपीटी बोला। तो हाँ, आपका भी कहना सही है, पीपीटी भी होता है और पीपीटी एक्स भी होता है। ठीक उसी तरह से एक्सेल के लिए XLS भी होता है और XLSX भी होता है। तो फिर ये 2 क्यों होता है, तो वो भी समझिए। वर्ड पहले भी चलते थे और आज भी चलते हैं। वर्ड का जो भी पुराना वर्जन है, जैसे 2007 या उससे पहले का वर्जन है, उस वक्त वहाँ पे 3 अक्षर का इस्तेमाल किया जाता था एक्सटेंशन के लिए। जैसे वर्ड की बात करें तो वर्ड में एक्सटेंशन के रूप में लग जाता था DOC। जैसे आपने राम नाम का फाइल सेव किया है तो वो लग जाता था ram.doc। अगर उसी फाइल को आज आप सेव करते हैं नए वर्ड में, तो आपका वो फाइल नेम क्या होगा, ram.docx। तो अगर DOC है तो मतलब समझ जाइए कि वो पहले का वर्ड का एडिशन है, DOCX है मतलब वो आज का है। तो पावर पॉइंट के लिए हमारा अगर पहले का पावर पॉइंट होगा तो यहाँ पे लगेगा .ppt, और अगर वो आज का पावर पॉइंट होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे PPTX। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि आपको 30 क्वेश्चन का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन के साथ जो सही और सटीक आंसर होना चाहिए वो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहीं पे भी आप नहीं समझे हो तो आप प्लीज़ 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 उसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।